तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो डे स्टार के नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 366 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग गोल्ड गैंग से बचकर भाग रहा होता है और वो जितने भी एल्डर्स होते हैं जो कि कंट्रोल रूम से उन सबको देख रहे होते हैं, उन सब के प्लान पे मानो पानी ही फिर गया होता है। लेकिन उनका बारी आ गया था खुद से एक्शन लेने का, ताकि वो अपने उन सारे ट्रेस को ले सके और अफे में सीन चेंज कर उन्हीं कीचिका और अदर इग्नियस वैरियर्स को दिखाया जाता है जो कि लू फेंग गोल्ड गैंग और पर्पल क्लॉक की ओर बढ़ने लगते हैं। और वहीं पे हमें उन्हीं सबको दिखाया जाता है जो आपस में लड़ रहे होते हैं। लू फेंग का सीन दिखाया जाता है जो कि वहां से भाग रहा होता है। वो अपने विंग से फ्लाई करके वहां से बहुत ही स्पीड से निकलना चाहता था और वो कहता है कि ये गोल्ड गैंग बहुत ही स्ट्रांग है, इसके पास जो स्ट्रेंथ है वो एम्पर लिमिट की स्ट्रेंथ है जो कि पाइनेकल एम्पर की स्ट्रेंथ से बहुत ज़्यादा होता है। अब यहाँ तक कि नाइट ने अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी लू फेंग पे उसका कोई असर नहीं हुआ था। लेकिन इस टाइम लू फेंग खुद पैनिक कर रहा होता है और वो कहता है कि अगर मैं अपने पूरे के पूरे बग आर्मी से भी उस पर अटैक करूं तो उसका कुछ भी नहीं बाका होने वाला है। अगर मैं उससे फाइट भी करूं तो वो आसानी से अपने अनडाइंग एनर्जी को यूज करके मेरे अर्थ बॉडी को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जैसे ही मैं अर्थ बॉडी डिस्ट्रॉय होगा तो यहाँ पे बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ जाएगा। पहला बात तो ये है कि मेरी अर्थ बॉडी डिस्ट्रॉय होगी तो इसके कारण मैं गोल्डन हॉर्न बीस्ट को बाहर आना पड़ेगा। वहां पर गोल्डन हॉर्न बीस्ट फाइट नहीं कर सकता है। अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट तो ह्यूमन बॉडी से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इसी कारण से लू फेंग उससे फाइट नहीं कर पा सकता है। अब दिखाया जाता गोल्ड गैंग को जो कि लू फेंग को पीछा कर रहा होता और कहता है ह्यूमन भागने की कोशिश मत करो, गिव अप कर दो। और दिखाया जाता है कि वो अपने लाइटनिंग बोल्ट से लू फेंग पे लगातार अटैक किए जा रहा होता है। अब देखा जाता है उसके लाइटनिंग बोल्ट भी लू फेंग के स्पीड को सरपास कर पा रही थी जो कि लू फेंग पे भी जाके लग रही थी। और लू फेंग के इसके स्पीड से भी फर्क महसूस हो रहा था, वो बार बार स्लो हो जा रहा था। अब दिखाया जाता है कि फिर से वो अटैक करता है जो कि नेट टाइप होता है लू फेंग को फंसाने के लिए, जिसके कारण लू फेंग को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि अगर यहाँ पे ऐसे रास्ते की जरूरत न होती, यहाँ पे न होता तो मैं कब का उससे बहुत दूर जा चुका होता। उसके लाइटनिंग बोल तो मुझे टच भी नहीं कर सकते, जिसके बाद लू फेंग वहाँ फिर से भागने लगता है। अब गोल्ड गैंग ये देखकर कहता है कि तुम सच में भाग सकते हो। अब दिखाया जाता है कि लू फेंग कहीं कहीं पे तो स्लो हो जाता है, लेकिन ऐसे ही वो कर भाग रहा होता, जिसके कारण यहाँ पे गोल्ड गैंग भी उसको नहीं पकड़ पा रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि वो सब भाग रहे होते हैं, उन्हीं के पीछे पर्पल क्लॉक भी पीछे आ रहा होता है। और पर्पल क्लॉक कहते हैं कि ये गोल्ड गैंग तो सच में ब्रूटल है, इसने नाइट एम्पर का यूज करके अपने साथी आइस ब्लेड को मरवा दिया है। और यहाँ पर हम लोग सभी ऑटमन कैंप के बंदे हैं, हम यहाँ पे किसी को भी आपस में नहीं मार सकते हैं। और अगर यह हमारे वर्चुअल वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट हो गया तो यहाँ में पूरे के पूरे कैंप के द्वारा ही उसको हंट डाउन किया जाएगा और वो कहीं भी नहीं भाग पाएगा। इसलिए यहाँ पे वो पर्सनली उस पर अटैक नहीं कर सकता था, लेकिन क्या करें, वो भी इनसाइड ट्रेस को लेना चाहता है। और दिखाया जाता है पर्पल क्लॉक को जो कि कर्ज करते हुए कहता है कि जैसा कि आइस ब्लेड जा चुका है तो यहाँ पे उसे भी इसको मारना पड़े तो ये मार देगा, क्योंकि यहाँ पे वो आर्मी कैंप से बाहर है, इसलिए वो इन सब के बारे में सोच रहा होता है। और उसके दिमाग में कई सारे आइडियाज भी आ रहे होते हैं कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। अब सीन चेंज कर हमें लू फेंग, गोल्ड गैंग, पर्पल क्लॉक इन सबको दिखाया जाता है जो कि अपने अपने पाथवे से आगे बढ़ रहे होते हैं ताकि वो बाहर निकल सके। अब लू फेंग अपनी पूरी ताकत से उस कोर एरिया के एग्जिट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे लू फेंग एक ही झटके में एग्जिट के बाहर आ जाता है और वहाँ पे 6 एग्जिट अभी भी एक्टिवेट हुए होते हैं, जिसको देख के लू फेंग को थोड़ी राहत मिलती है और लू फेंग उस गेट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे उसे ऐसा एहसास होता है कि वहाँ पे किसी की गॉड एनर्जी रिपल्स आ गई है और वो वहाँ के एग्जिट को ब्लॉक कर रही है। अब सामने जैसे ही लू फेंग देखता है उसके अपीयरेंस को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं, यांजी इंडिजीनियस
इंडिजीनियस रेस का बंदा होता है। और लू फेंग इन सब के बारे में पहले से ही जाना हुआ था कि यहाँ पे इंडिजीनियस रेस के बंदे मौजूद है। फिर दिखाया जाता है कि लू फेंग वो सामने देखकर भी इतना घबराता नहीं है, वो कहता है मैं सामने से हट जाऊं। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वो बंदा जो इंडिजीनियस रेस का होता है उसके पास तो 6 आर्म्स होती है, उनके 6 आर्म्स बड़े हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और वो लू फेंग का रास्ता रोक लेते हैं। और एक आर्म से तो वो लू फेंग को बहुत ही जोर से मुक्का मारता है, जिसके कारण लू फेंग पीछे दीवार से जाके टकराता है। अब यहाँ पे गोल्ड कैंग को भी दिखाया जाता है, जो भी देख लेता है कि यहाँ पर यांजी का इंडिजीनियस रेजिडेंस मौजूद है। और वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने उस यांग को रोक लिया है। उसी के साथ पर्पल क्लॉक भी वहाँ पे आ जाता है और लू फेंग, गोल्ड कैंग, पर्पल क्लॉक ये तीनों वहीं पे यांजी वॉरियर के द्वारा ब्लॉक किए गए थे और 6 के 6 रास्ता वहाँ पे ब्लॉक था। और अभी के मर्तबा उसके पास पाइनेकल एम्पर की स्ट्रेंथ मौजूद थी। अब लू फेंग के पास भले ही स्पीड की एडवांटेज हो, लेकिन लू फेंग अपनी स्ट्रेंथ से फोर्सफुली उसको ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता है। अब तभी वहाँ पे पियर्सिंग टाइगर भी आ जाता है और जैसे देखकर वो कहता है यांग ये कौन है, जिसके बाद वो भी शॉक हो जाता है कि ये भी इंडिजीनियस रेस का बंदा है। अब यहाँ पे सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि आखिर ये कहाँ से आया। अब गोल्ड कैंग चिल्लाकर कहता है कि तुम इंडिजीनियस बंदे, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे इस भागते हुए समय में हमारे सामने आए। अब यहाँ पे उन्हें नहीं पता था कि ये सब बंदे भी यहाँ पे मौजूद होंगे। और अब फिर हमें दिखाया जाता है उसी इंडिजीनियस रेस वाले बंदे को, जो कहता है कि दूसरे रेसेस के एनिमीज सबको अटेंशन हो जाओ, क्या तुम सच में यहाँ पे मरना चाहते हो? लेकिन अगर तुम यहाँ पे इस टावर को छोड़कर जाना चाहते हो तो पहले तुम्हें मैं खुद को दिखाना चाहता था। चलो मैं खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं यांजी रेस का एक सर्वाइवर हूँ, मेरा नाम है कीचिका। जिसके बाद वो कहता है कि जब मैं एक नॉर्मल एंडाइंग था तब मेरे रेस ने पूरी की पूरी तरह से एक्सटेंशन को फेस किया था, लेकिन अभी से लेके उस वक्त तक में काउंटलेस ईयर पास हो गए हैं और यहाँ पे मैं बहुत समय तक अकेला रहा हूँ और मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है। और यहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ पाइनेकल एम्पर की स्ट्रेंथ है। ये सुनकर गोल्ड कैंग, पर्पल क्लॉक, पियर्सिंग टाइगर, लू फेंग भी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वो आगे कहता है कि मैं यहाँ पे हमेशा से था, तुम सबको देख रहा था। तो ये सुनकर तो वो लोग और शॉक हो जाते कि क्या उन पे नजर बनाई गई होती है। तो कीची का स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं तुम्हें पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहा था। और उसके स्माइल को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही टेरिफाइंग था, जैसे कि कोई अकेले रहकर पागल हो जाता ना वैसे ही। जिसके बाद वो कहता है कि पहले तो हमने प्लान किया था कि यहाँ पे तुम सब आपस में जितना भी लड़ो उतना मर जाओ तो ठीक रहेगा। तुम लोग दूसरे रेसेस से बिलोंग करते हो और तुम सब ने मिलकर मेरे पहले बार में यहाँ मेरे रेसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसलिए तुम सबका मर जाना ही बेटर है। लेकिन वो कहता है कि लेकिन मुझे अभी तालिस्मान की ज़रूरत है। जिसके बाद वो गोल्ड कैंग की ओर पॉइंट करते हुए कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम उन दोनों मरे हुए वॉरियर्स को भी अपने पास रख लोगे। यहाँ पे गोल्ड कैंग भी समझ लेता है और वो जान जाता है कि जब उसने उस दोनों बॉडी को रखा था तो उसके पास तालिस्मान भी आ चुका था, जो कि टावर के अंदर जाने का ही रास्ता था। जिसके बाद वो कहता है गोल्ड कैंग कि तुम्हें आके तालिस्मान की क्यों ज़रूरत है। और इस वक्त लू फेंग भी कहता है कि तुमने अभी कहा कि तुम्हारा प्लान भी है। तो वो कहता है कि क्या वो ट्रेजर रूम की तुम बात कर रहे हैं। तो ये सुनकर जितने भी बंदे होते हैं वो सभी शॉक हो जाते हैं। और कीचिका को दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम स्मार्ट है, यहाँ पे कोई तो एक ऐसा बंदा है जो कि स्मार्ट मुझे लग रहा है। जिसके बाद वो हंसते हुए कहता है कि यहाँ पे बहुत लंबा अरसा हो चुका है ये रूम को खुले हुए, यहाँ पे कोई ट्रेजर्स भी होगा तो पहले ही जा चुका है। और जो तुम्हें 3 चेस्ट मिले थे वो तीनों खाली थे और जबकि तुम उसे स्कैन किए थे लेकिन फिर भी तुम उसका नहीं पता लगा सकते थे। और मैं यहाँ पे बेट इसी को कर रहा था ताकि तुम उसी बॉक्सेस को लेकर आपस में लड़ो और एक दूसरे को मार दो। ये सुनकर सभी के सभी बंदे शॉक हो जाते कि क्या वो खाली चेस्ट है। जिसके बाद पियर्सिंग टाइगर चिल्लाकर कहता है कि नाइट एम्पायर और आइस ब्लेड उसी खाली चेस्ट के लिए मारे गए। और ये सुनकर तो बाकी सभी शॉक हो जाते हैं। अब उस खाली चेस्ट के लिए तो उन्होंने अपनी एम्पायर की अनडाइंग बॉडी को भी जला दिया था ताकि वो उस चेस्ट को ले सकें। जिसके बाद कीचिका को दिखाया जाता है जो लू फेंग की तरफ देखकर कहता है कि ह्यूमन, जब तुमने उस चेस्ट को एक्वायर किया था तो तुमने उस पे कुछ शब्दों को देखा होगा। वहां पे तुम ये साफ देख सकते थे कि
कि मेरे रेस का ही कोई बंदा उस बॉक्स को खोल सकता है और यहाँ पे तुम उसे नहीं खोल सकते हो। जिसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे ये ट्रेजर्स पहले से ही मौजूद था और बहुत पहले ही हमने इस ट्रेजर्स को खोल लिया और अपने लिए यूज़ कर दिया और ये चेस्ट तो हमारे पार्ट ऑफ प्लान का हिस्सा था। जिसको देखकर लू फेंग और पर्पल क्लॉक भी कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, वहाँ पर तो वो वर्ड्स लिखे हुए थे। अब गोल्ड कैंग भी पर्पल क्लॉक से पूछता है कि पर्पल क्लॉक क्या तुमने उन शब्दों को भी देखा था? तो पर्पल क्लॉक कहता है कि हाँ मैंने उन सबको देखा था, जब मैं उस रूम में गया था वो ऑलरेडी खुला हुआ था और यहाँ पे लगता है ये वॉरियर्स हमारे ऊपर हमेशा से नज़र बनाए हुए था और यहाँ पे वो प्रोबेबली बहुत लंबे अरसे पहले उन ट्रेजर्स को ले लिया होगा। अब गोल्ड कैंग कहता है कि यांग चलो एक चेस्ट को निकालो और लू फेंग को भी देखा जाता है। अब पर्पल क्लॉक भी कहता है कि यांग चलो उस चेस्ट को निकालो। अब लू फेंग तो करना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी वो एक चेस्ट को निकालता है जिसपे कई सारे कॉम्प्लेक्स इनकार्विंग्स बने हुए थे। जिसके बाद दिखाया जाता है कि लू फेंग भी उसे फोर्सफुली ओपन नहीं कर सकता था, ऐसे लू फेंग उस चेस्ट को उस बंदे को दे देता है। अब कीचिका को वो चेस्ट मिल जाता है जिसके बाद वो अपने हाथों को उसके दोनों साइड में रब करता है। जिसके बाद वो एक आसान से क्लिक से उस चेस्ट को ओपन कर लेता है और सभी के सभी एम्पर उसको घूरने लगते हैं और देखते हैं कि क्या वो चेस्ट कंप्लीटली खाली है। अब गोल्ड कैंग इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये खाली चेस्ट, और वो उसे गाली देने लगता है। अब इस खाली चेस्ट के लिए उसने अपने अनडाइंग बॉडी को भी जला दिया था जिसके लिए उसे बहुत ही नुकसान झेलना पड़ता। अब देखा जाए उस बॉक्स के मटेरियल वो भी कुछ पैसों के बराबर था लेकिन वो इतने कम वेल्थ के लिए इतना ज़्यादा केयर नहीं करता है। वो चाहता था तो सिर्फ यहाँ पे यांजी कॉन्टिनेंट का यहाँ पे ट्रेजर्स जो कि वो लेना चाहता था। जिसके बाद कीचिका को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं जा सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया, जब तक तुम भाग सको उससे पहले मैं आके तुम सबको रोक दिया। तुम सब जितना आपस में लड़ते उतना ही मरते और ये हमारे लिए और भी अच्छा होता। गोल्ड कैंग कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे हमारे सामने क्यों आए हो? तो यहाँ पे सभी लोग कीचिका की तरफ देखने लगते हैं और तभी कीचिका को दिखाया जाता है जिसके एक्सप्रेशन भी डेमोनिक जैसे हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम दूसरे रेसेस के बंदे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे टावर में आके हमारे ये ट्रेजर्स को ले सको? मैं यहाँ पे किसी बात की केयर नहीं करता। अब ये सुनकर तो लू फेंग भी शॉक हो जाता है कि क्या टू ट्रेजर्स, और ये सुनकर जितने भी बंदे होते हैं वो भी स्टन हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कीचिका को जो हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि एक पाइनेकल एम्पायर ने जब अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था तो यहाँ पर उस रूम में जरा सा भी खरोचने लगा था? आगे तुम्हें क्या लगता है कि इतने स्ट्रॉन्ग वॉल से आखिर हम लोग उसमें क्या रखे होंगे? जिसके बाद वो कहता है कि आखिर यहाँ पे मैं अपने लाइफ को क्यों रिस्क नहीं दूंगा यहाँ पे उसको पाने के लिए? तो ये सुनकर वो सभी हामी भरते कि हाँ इसने सही कहा। और देखा जाए तो इनहेरिटेंस रूम के लिए एक रूम इतना भी कमजोर नहीं होता है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल से बनता है। जिसके बाद कीचिका को दिखाया जाता है जिसके बाद वो कहता है कि ये ट्रेजर्स अलग अलग जगह सेपरेट हुए हैं। ये रूम जो तुम देख रहे हो ना वो उन सारे ट्रेजर्स में से एक है, लेकिन ये एक ऑर्डिनरी ट्रेजर रूम है और कई सारे सीक्रेट तो भी छिपे हुए हैं जो कि ट्रू ट्रेजर्स है। और वो कहता है कि उन सारे को हमारे नॉर्मल रेसेस के बंदे भी खोल सकते हैं लेकिन उन ट्रू ट्रेजर्स को खोलने के लिए हमें टालिस्मान की ज़रूरत होती है। जिसके बाद कीचिका आगे कहता है कि ये ट्रू ट्रेजर्स हमारे सीक्रेट रूम में हैं जो कि अभी तक हमारे रेसेस के द्वारा एक्वायर नहीं किया गया क्योंकि उसको एक्टिवेट करने के लिए तालिस्मान की ज़रूरत होती है। यहाँ पे बिना किसी तालिस्मान के हम उसे नहीं खोल सकते हैं और उसके लिए हमारी आइडेंटिटी मतलब हमारी रेस का कोई बंदा होना चाहिए तभी वो उसे खोल सकता है। जिसके बाद वो कहता है कि जब हम लोग यहाँ से भागे थे तो यहाँ पे नाइट हमारे लिए ये सब करके गए थे और हमारे पीछे एम्पायर लेवल को भी भेजे थे तालिस्मान लेकर, लेकिन वो बाहर ही मर गए जिसके कारण हमारे पास तालिस्मान नहीं आया और हम लोग ऐसे इस सारे ट्रेजर्स को नहीं खोल पाए। यहाँ पे वो सारी इन सब बातों को ध्यान से सुन रहे थे और वो सब एडमिट भी करते हैं कि जो भी इसने कहा है वो सब लॉजिकली और फिट भी होता है। इसके बाद कीचिका को दिखाया जाता है जो कि सारे ग्रुप की तरफ देख कर कहता है कि अगर तुम लोग यहाँ से चले जाते तो हम लोग यहाँ पे कभी भी उस ट्रू ट्रेजर्स को नहीं ले पाते, बिना टालिस्मान के हम लोग इस दरवाजे को नहीं खोल पाते, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दिया। जिसके बाद वो कहता है कि मेरा यहाँ रिक्वेस्ट बहुत ही सिंपल है, यहाँ मैं चाहता हूँ कि जितने भी ट्रेस यहाँ मौजूद होंगे हम उन्हें लेंगे और उनका आधा आधा हम दोनों बंटवारा करेंगे ताकि हम दोनों का इसमें मुनाफा रहे।
अब यहाँ पे वो सारी कीचिका की बातों को सुन रहे होते हैं और वो लोग अनुमान लगा रहे होते हैं कि आखिर ये फेक है या रियल। और हमें लू फैंग को भी दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था कि आखिर इसने जो बातें कही हैं क्या वो रियल है या फेक ट्रेजर्स के बारे में है। अब यहाँ पे जो भी उसने कहा था उसे ये ऐसा ही लग रहा था कि जो भी उसने कहा है वो सच है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उन सारे बंदे को जो कि इन्हीं सब के बारे में सोच रहे थे। अब लू फैंग कहता है कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहला तो ये कि यहाँ पे सच में यहाँ पे ट्रू ट्रेजर्स है और वो इसको लेना चाहता है। इसको लेने के लिए उसे टालिस्मान की ज़रूरत है, इसलिए वो हमारे साथ काम कर रहा है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि ये सब इसका जाल बिछाया हुआ है। ये यहाँ पे बहुत पहले ही ट्रू ट्रेजर्स को ले लिया है और जबकि हमारे रेसेस ने ही इन सब के रेसेस को डिस्ट्रॉय किया है, इसलिए वो हमसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करता है और इसने हम सब के लिए प्लान बना लिया ताकि वो हम सबको मार सके। लेकिन वो हमें यहाँ से जाने भी नहीं दे सकता है। यहाँ पे ये जरूर हमें प्लॉट कर रहे हैं हमें मारने के लिए। अब यहाँ पे लू फैंग भी सोचता है कि एक सर्वाइवर जो कि एक पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय रेस से मौजूद है, अगर लू फैंग का अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो जाता और ह्यूमैनिटी खत्म हो जाती तो लू फैंग का भी ऐसा ही गुस्सा होता, वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला था। लू फैंग सोचता है क्या ये ट्रेजर्स के लिए है या फिर रिवेंज के लिए, और लू फैंग हेसिटेट भी कर रहा होता है। और यहाँ पे वो तीनों एम्प्रेस भी इन सब के बारे में डाउट कर रहे होते कि आखिर ये सच बोल रहा है या झूठ। अब पर्पल क्लॉक को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है कि गोल्ड कैंग आखिर तुम क्या सोच रहे हो, क्या ये सच कह रहा है या फिर झूठ। तो गोल्ड कैंग कहता है कि इसके 50% चांस है। तो पर्पल क्लॉक भी सोचता है कि हाँ ऐसे हो सकता है। पर्पल क्लॉक सोचता है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। तो गोल्ड कैंग कहता है कि हमें इस ट्रेजर्स को लेना ही है। अब देखा जाए तो गोल्ड कैंग भी अपने बॉडी के अनडाइंग पार्ट को बर्न आउट कर दिया था और इसके कारण उसने आइस ब्लेड और नाइट एम्पर की संपत्ति को भी ले लिया था, लेकिन वो अभी बहुत ही कम था एक एम्पर पाइनिकल को सेटिस्फाइड करने के लिए। और उसका एम तो यहाँ पे टावर का ट्रू ट्रेस को लेना था। यहाँ पे बिना सेटिस्फाइड हुए वो तो यहाँ से निकलने वाला नहीं था। अब पर्पल क्लॉक को दिखाया जाता जो कहता है कि चलो मैं तुम्हारा विश्वास करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अगर यहाँ पे इन सब ने ट्रैप्स को भी सेटअप किया होगा तो हम लोग उससे बच जाएंगे। तो गोल्ड कैंग को भी दिखाया जाता जो कॉन्फिडेंट होता है और कहता है कि यहाँ पे उन सब के प्लान्स हमारे ट्रू स्टूडेंट के सामने यूजलेस है और कहता है रिलैक्स करो, यहाँ पे जब ट्रेजर मिलेगा तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और तुम्हें 20% मिलेगा। तो पर्पल क्लॉक भी नफरत से भरा हुआ था लेकिन फिर भी हाँ बोलता है। अब देखा जाए तो पहले उन्होंने 7:2:1 का किया था, लेकिन जबकि आइस ब्लेड मारा गया है तो उनके पास अभी गोल्ड कैंग को 80% लेने का हक हो गया था। अब यहाँ पे कीचिका को दिखाया जाता है जो मन ही मन में हंस रहा होता है। वो कहता है कि अगर तुम इतनी जल्दी नहीं भागते तो यहाँ पे मैं तुम सबको स्पेशल पाथ पे ले जाता और वहाँ पे एग्जिट पे हम तुम पे अटैक कर देते। अब उसने प्लान बना लिया था कि लू फैंग और बाकी दोनों बंदे वो अलग तरफ होते और यहाँ पे अकेला रह जाता पियर्सिंग टाइगर जो कि अकेले होता और यहाँ पे अकेले को मारना बहुत ही आसान होता, जो कि इन्हीं सब के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन यहाँ पे उसका प्लान ये भी काम नहीं होता। जिसके बाद वो उन सारे वॉरियर्स के फेसेस की तरफ देखता है और वो कहता है कि लालच और एम्बिशन ये दोनों वॉरियर्स के मन से कभी नहीं जाते। जिसके बाद वो पूछता है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया। अब सारे एम्प्रेस एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे सबने जान लिया था कि वो चेस्ट फेक है। अब यहाँ पे वो इतना भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे आपस में फाइट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला था। अब गोल्ड कैंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि ठीक है मैं बिलीव करता हूँ, और पर्पल क्लॉक को भी दिखाया जाता है जो कहता है कि कीचिका यहाँ पे कोई भी चीज़ स्टूपिड वाली मत करना, मैं तुम पे अभी इस बार ट्रस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे पियर्सिंग टाइगर को भी दिखाया जाता है जो लू फैंग की तरफ देखता है और कहता है कि हम दोनों साथ चलेंगे, और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हामी भरते हैं। अब नाइट एम्पर के डेट के कारण वो दोनों को ही आपस में मदद करनी पड़ेगी। अब देखा जाए गोल्ड कैंग को तो वो भी इंटरप्रेट था, लेकिन लू फैंग की जो डिफेंस थी वो हेवनली थी। पियर्सिंग टाइगर भी एक पाइनिकल एम्पर था और वो दोनों भी फाइट किए थे। अब देखा जाए तो दोनों अगर यहाँ पे गोल्ड कैंग से फाइट करते तो मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी गोल्ड कैंग को इसके लिए 10% सेक्रीफाइस करना पड़ता, जो कि जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती। और यहाँ पे पियर्सिंग टाइगर लू फैंग से इन्हीं सब के बारे में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। लू फैंग भी कहता है ठीक है हम लोग साथ में हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। अब यहाँ पे चारों वॉरियर्स एक दूसरे से
एग्री कर लेते हैं और किचिका को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहता है कि यहाँ पे सब लोग ट्रेस चाहते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि तुम्हें आधी ही मिलेगी। जिसके बाद गोल्ड गैंग कहता है कि ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। बाकी सब भी इसके लिए हामी भरते हैं। अब यहाँ पे गोल्ड गैंग भी अपने मन में हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं आधे को लेने वाला हूँ। अब यहाँ पे गोल्ड गैंग तो पूरे के पूरे ट्रेस को लेना चाहता था। वो ना तो किसी और को देना चाहता था, ना इस बंदे के हाथ में आने देना चाहता था। अब लू फेंग भी सब लोग क्लियर थे कि यहाँ पे इसके पास कुछ ना कुछ ट्रम्प कार्ड जरूर होंगे, इसलिए उन सबको संभल के जाना होगा। और यहाँ पे एनिमी भी स्ट्रांग हो सकता है, इसलिए वो इनसाइड ट्रेस को गिव अप नहीं करने वाले हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है किचिका को जो कहता है कि मुझे फॉलो करो। अब गोल्ड गैंग को दिखाया जाता है जो कहता है रुको, जिसको देखकर किचिका वहीं पे रुक जाता है और क्यूरियोसिटी से पीछे देखकर और कहता है कि गोल्ड गैंग की चिंता मत करो, यहाँ पे अपने ट्रस्ट को बनाने के लिए मैं तुम सब चारों के बीच में फ्लाई करूंगा। जिसके बाद वो सभी वहां से निकल जाते। परफेक्ट लक, पियर्सिंग टाइगर, लू फेंग और गोल्ड गैंग यहाँ पे किचिका को घेरे हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। अब यहाँ पे किचिका कहता है कि तुम सब इतने स्ट्रांग और फिर भी इतने डरपोक जैसे काम कर रहे हो। तो गोल्ड गैंग कहता है कि यहाँ पे कॉशियस बरतना बहुत ही जरूरी है, यहाँ पे कोई भी नहीं मरना चाहता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ने लगते हैं और किचिका उन सबको रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्या किचिका उन सब के लिए ट्रैप बिछा के रखा हुआ है या फिर नहीं, और लू फेंग कैसे उन सारे ट्रेस को लेने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।